बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज़। हम आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल करते हुए बक कन्वर्टर को डिज़ाइन करना सीख रहे हैं और उसकी एनालिसिस करना सीख रहे हैं। इस दूसरे वीडियो में मैं जल्दी से कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि इसको डिज़ाइन करने के लिए, डिज़ाइन तो हमने एक्चुअली इसको पहले किया हुआ है, लेकिन अगर जब आप इसको बनाएंगे, फैब्रिकेट करेंगे, तो आपको क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए। जैसा कि मैं पहली वीडियो में भी बता चुका कि हमारा जो पर्पस है वो है कि हम इस एक वोल्टेज को स्टेप डाउन करें। तो यहाँ पे हम कोई 5 वोल्ट का सोर्स यूज़ करेंगे। आप बैटरी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा कि बैटरी फिर 1 एम्पेयर कैपेसिटी की हो, या फिर कोई आप अडाप्टर भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई पावर सप्लाई है। बस ख्याल ये रखना है कि एटलीस्ट इसमें 1 एम्पेयर सप्लाई करने की कैपेसिटी हो। तो ये हमारी पहली रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स में से पहला वाला है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ चाहिए वो एक एन चैनल मॉसफेट चाहिए। अब एन चैनल मॉसफेट के अंदर सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कौन सा हम जो है वो मॉसफेट वो सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा, क्योंकि एक बात जहन में रखिएगा कि हम आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ये काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एन चैनल मॉसफेट जो आप पिक करेंगे उसमें आप ख्याल ये रखेंगे कि वो डिजिटल लॉजिक लेवल को रिस्पॉन्ड करता हो, यानी कि इसके जो गेट के ऊपर आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो वैल्यू आपको पता है, आपको शायद पता हो पहले से कि मॉसफेट्स उस वक्त स्विच उनका ऑन होता है जब उनका गेट के ऊपर प्रोवाइड किया हुआ वोल्टेज उनके बिल्ट इन थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हो, VTH से ज़्यादा हो, ठीक है ना। V गेट टू सोर्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू V थ्रेशोल्ड। डिफरेंट मॉसफेट्स का VTH डिफरेंट होता है, और हम ये चाहेंगे कि ये ऐसा VTH हो जो किसी माइक्रो कंट्रोलर के प्रोवाइड किए हुए वोल्टेज से आराम से अचीव हो जाए। आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट अचीव करता है, तो हमारे पास ऐसा VGS की वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी है, जो ऐसा VTH हमें चाहिए माइक्रो मॉसफेट का, उसकी डाटा शीट को देख के पता चलता है, जो आराम से आर्डुइनो से ड्राइव हो जाए, जिसकी VGS की वैल्यू जब हम कनेक्ट करें तो वो VTH से ज़्यादा हो जाए। तो वो डेफिनेटली VTH आपका 5 वोल्ट से लेस होना चाहिए। इस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए मैं अभी डाटा शीट नहीं खोलूँगा इसकी, हम ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। इस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका मॉसफेट लॉजिक लेवल हो, और लॉजिक लेवल में जो ईजीएस्ट अवेलेबल सिंपलेस्ट जो मॉसफेट अवेलेबल होता है वो है IRLZ44N। इस माइक्रो कंट्रोलर का एक और इस मॉसफेट का एक और वेरिएंट है जिसको हम कहते हैं IRLIZ44N। ये दोनों यूज़ किए जा सकते हैं, और ये इन दोनों का VTH, इन दोनों की ख़ास बात यह है कि इनका VTH 4 वोल्ट है। अच्छा, लेकिन अक्सर ये अवेलेबल नहीं होता, ये थोड़ी सी स्पेशलिटी या नीश डिवाइस कहेंगे आपसे। तो अगर आपको ये ना मिले तो आप इसका जो रेगुलर वर्जन है, रेगुलर इसका जो आप कह सकते हैं कज़न है, वो है IRFZ44N। मगर मैं ये बताता चलूँ कि जब आप IRFZ44N यूज़ करेंगे तो इसके लिए आपको एक छोटा सा बूस्टर सर्किट भी साथ में लगाना होगा। ये मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाएंगे। अगर आप IRLZ ले सकें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना IRFZ ले लें और फिर उसका बूस्टर सर्किट हम डिस्कस कर लेंगे। एक कंपोनेंट तो ये हो गया सबसे इम्पॉर्टेंट, सही है। 2 कंपोनेंट्स हो गए। पहला कंपोनेंट ये रहा, दूसरा कंपोनेंट आपका मॉसफेट है, तीसरा कंपोनेंट आपकी डायोड है। डायोड आप स्टैंडर्ड कोई भी रेक्टिफायर डायोड ले सकते हैं, सही है। आप 1N4007 ले लें, या 1N4001 ले लें, या अगर आप ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाह रहे हैं, जो कि हमारी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस प्रोजेक्ट में, तो फिर आप प्रॉपर शॉटकी डायोड्स भी ले सकते हैं आप। लेकिन ये ख्याल रखिएगा जो भी डायोड लें इनके अंदर
इम्पॉर्टेंट चीज़ इनकी 1 एम्पेयर की करंट कैपेसिटी है कि वो 1 एम्पेयर हैंडल कर सकें। ये पहली दो तो कर सकती हैं। शॉर्टकी के डिफरेंट मॉडल नंबर्स हैं, वो आप जब बाय करें तो वेंडर से पूछ लें कि 1 एम्पेयर वाला वर्जन कौन सा। ये हमारे तीसरा कंपोनेंट हो गया। चौथे कंपोनेंट पे आते हैं, वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर हम इस एक्सपेरिमेंट में जो यूज़ करने जा रहे हैं वो 1000 माइक्रोफैरेड का है। ख़ास ख्याल ये रखना है कि कैपेसिटर के साथ उसकी अपनी वोल्टेज रेटिंग भी होती है। तो बस आपका कैपेसिटर एटलीस्ट 12 वोल्ट पे रेटेड होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपका ख्याल रखना पड़ेगा कि 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आप इनपुट पे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप 12 वोल्ट से कम वाला 9 वोल्ट का भी मिलता है फॉर एग्जांपल, तो 9 वोल्ट वाला अगर आप कैपेसिटर बाय करेंगे तो फिर आप ख्याल रखेंगे कि आपका VS की वैल्यू जो आपने इनपुट पे यहाँ दी है, ये वाला वोल्टेज ये 9 वोल्ट से ज़्यादा ना हो कभी। पांचवी चीज़ जो यहाँ नज़र आ रही है वो ये लोड रजिस्टर है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप इसकी वैल्यू फ़िक्स करें, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट में इसको फ़िक्स रखना चाह रहे हैं ताकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ भी सकें। तो फिफ्थ चीज़ है आपका लोड रजिस्टर, और हम जो यहाँ लोड रजिस्टर यूज़ करने लगे हैं वो आप 1 ओम से लेके 4 ओम तक की कोई वैल्यू कोई ले लें। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप 1 ओम या 2 ओम लें, लेकिन ख्याल ये रखना है कि साथ साथ ये एटलीस्ट 5 वॉट हो, ठीक है। वैसे तो 10 वॉट ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन यहाँ पहले से करके रखी है, जो हम आपको नहीं बता रहे, वो ये है कि ये रजिस्टर तकरीबन 6 वॉट कंज्यूम करेगा इस एक्सपेरिमेंट में। तो बेहतर होगा कि आप 10 वॉट वाला ले लें, ठीक है ना, लेकिन 5 वॉट वाला भी वर्क कर जाएगा। इतना कोई डिज़ास्ट्रस कोई सिचुएशन इंशाल्लाह नहीं क्रिएट होगी। आखिरी चीज़ जो यहाँ डिस्कस होने रह गई है और जो कि सबसे ज़्यादा इसमें कंटेंशियस है, यानी कि मुतनाज़ा है और मुश्किल है, वो है इंडक्टर। यहाँ पे एक इंडक्टर भी लगा हुआ है। इंडक्टर जो आपने यहाँ बाय करना है वो हमारे डिज़ाइन के हिसाब से 0.5 मिली हेनरी है, लेकिन साथ साथ ख्याल ये रखना है कि ये एटलीस्ट 1 एम्पेयर करंट बेयर कर सके। अब इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा इंडक्टर को स्पेशली। वैसे तो मैं आपको सारे कंपोनेंट्स भी एक एक करके दिखा देता हूँ, लेकिन मैं ख़ास तौर पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा। द रीज़न बीइंग कि आपने इंडक्टर में 0.5 मिली हेनरी एक तो डायरेक्टली मिलेगा नहीं, सही है। जो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यूज़ जो हैं वो जो एक्चुअल कमर्शियली अवेलेबल वैल्यूज़ हैं वो ये, उसमें 0.5 मिली हेनरी डायरेक्टली नहीं आता। हाँ, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर की कैपेसिटी के इंडक्टर ज़रूर होते हैं। तो वो कैसे सेलेक्ट करना है वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो एक काम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा जाकर इन सारे कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 विजुअली देख लेते हैं। तो लेट मी स्विच टू माय कैमरा एंड आई एम गोइंग टू शो यू द कंपोनेंट्स 1 बाय 1। चलें देखते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और किस तरह से हमने उनको सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये आपके सामने जो सर्किट के मेजर कंपोनेंट्स हैं वो रखे हुए हैं। ये हमारे पास सबसे पहले पावर रेजिस्टर है। ये तो 10 वॉट की वैल्यू का है, लेकिन हमें 1 वॉट से 4 वॉट के दरमियान का लेना है। सॉरी, ये 10 वॉट का है। आप 10 वॉट मिल जाए तो अच्छा है। जो इसकी ओम्स हैं, उनकी जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास ये 4.7 है, तो ये भी वर्क कर जाएगा। अगर आपको 2 ओम्स मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करें 10 वॉट मिल जाए, वरना 5 वॉट का हो। 5 वॉट का भी इसी तरह सिरेमिक में होता है, और ये भी उसके तकरीबन जो डायमेंशंस हैं वो ये होते हैं, इसकी लेंथ हाफ होती है इससे। तो ये हमारा लोड रजिस्टर हो गया। ये हमारा IRFZ 44N मॉसफेट है। IRFZ हो या IRLZ हो, दोनों एक ही तरह के दिखते हैं। ये हमारी डायोड है, सिंपल रेक्टिफायर डायोड। ये जो आपको नज़र आ रही है ये 1 एम्पियर कैपेसिटी की ही है, और ये 1N4007 है। ये दोनों कैपेसिटर्स हैं, हमें एक ही चाहिए, लेकिन बहरहाल ये दोनों 1000 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स हैं। और इनका वोल्टेज हमने ख्याल से रखा हुआ है कि जी जैसे ये जो बिल है में ये 50 वोल्ट का 1000 माइक्रोफैरेड का। फाइनली ये हमारा इंडक्टर है। देख लें 1 एम्पेयर का इंडक्टर रफली इस डायमेंशन का होता है, इस साइज़ का होता है, और इस तरह से टोरॉइडल कोर पे होता है। अगर आपको इसके अलावा कोई इंडक्टर मिल रहा है जिसकी शेप इससे डिफरेंट है,
मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि कितनी डिफरेंट हो सकती है, क्या हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का है, ये भी एक इंडक्टर है ग्रीन कलर का, या फिर आपको इंडक्टर इस तरह का मिल रहा है, ये ब्लू वाला, ये भी एक इंडक्टर है। या फिर आपको इस तरह का ड्रम शेप में मिल रहा है, ये भी एक इंडक्टर है। तो ये तीनों दे आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड, बिकॉज इन तीनों की साथ प्रॉब्लम ये है कि इनकी वायर रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। सिग्निफिकेंटली का क्या मतलब है, 10 से 20 ओम्स है, ठीक है ना। इसकी अगर आप मेजर करेंगे तो ये 1 ओम के अराउंड इसकी 1 ओम या उससे नीचे आएगी रेजिस्टेंस। तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, हम इसको डिस्काउंट कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में से, लेकिन इनको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते, इनकी वैल्यू अफेक्ट करेगी। और ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हीट अप भी हो जाएंगे और बर्न आउट भी हो जाएंगे 1 एम्पेयर पे। तो इस तरह के नहीं बाय करने हैं, या रजिस्टर शेप में भी आते हैं ये, वो भी बाय नहीं करने हैं, आपने इस टोरॉइडल शेप वाला बाय करना है, ठीक है। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको जो माइक्रो कंट्रोलर कंपोनेंट हम यूज़ करने लगे हैं वो भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। और वो हमारे केस में आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर है। आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर इस एक्सपेरिमेंट में जो हम यूज़ करने लगे हैं, या तो आप आर्डिनो यूनो यूज़ कर लीजिए, ये अगर आपके पास रखा हुआ है तो ये स्टैंडर्ड आर्डिनो यूनो है, हम ये यूज़ करेंगे इसको डिज़ाइन करने के लिए। या फिर इसी का एग्जैक्टली सेम माइक्रो कंट्रोलर चिप का, इसमें जो चिप लगी हुई है यहाँ पे ATmega 328P, इसी का जो जो सरफेस माउंट वर्जन है वो लगा हुआ होता है आर्डिनो नैनो में, वो ये रहा, ठीक है। तो ये आर्डिनो नैनो है, इसमें भी वही सेम चिप है, बस वो उसका सरफेस माउंट वर्जन है। और दोनों की पिन नंबर्स भी आइडेंटिकल हैं और बराबर हैं, ठीक है ना। मैं एहतियातन आपको बता भी देता हूँ, इसके अंदर 5 वोल्ट की एक पिन है जहाँ से हम पावर ले सकते हैं। इसी के अंदर हमें पास PWM पिन्स भी हैं, वो हम आगे बताएंगे कौन सी हमने यूज़ करनी है। दोनों के ही अंदर सीरियल कैपेबिलिटी भी है, ये इसके यहाँ पे कनेक्टर लग जाता है दोनों में। और दोनों के अंदर ही आपके पास ये एनालॉग इनपुट पिन्स भी हैं जो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। एडिशनली स्पीकिंग, आपके पास एक पोटेंशियोमीटर भी होना चाहिए ताकि आप इनपुट के अंदर वेरिएशंस करके देख सकें। जो पोटेंशियोमीटर हम यूज़ करने का प्लान कर रहे हैं वो सिंपल वाला पोटेंशियोमीटर है। आप 10 किलो ओम का बाय कर लीजिए, या आप 50 किलो ओम का बाय कर लीजिए, या आप 100 किलो ओम का बाय कर लीजिए। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं। लेट्स गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और वहाँ एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि ये जो सर्किट हम यूज़ करने लगे हैं, ये सर्किट डायरेक्टली यूज़ नहीं होगा, बल्कि इसमें एक हमें छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी। सो लेट मी शो यू व्हाट दैट मॉडिफिकेशन इज़। लेट्स गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। सो हेयर वी आर बैक ऑन द ड्राइंग बोर्ड, और यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो N चैनल मॉसफेट है, ये आप इस तरह से पॉजिटिव साइड पे हमने लगाया हुआ है। एक्चुअली इसको आप डिपिक्ट कर सकते हैं एक स्विच की तरह। ये स्विच की तरह है जिसको हम मुस्तकिल ऑन ऑफ कर रहे हैं ख़ास फ्रीक्वेंसी से। लेकिन N चैनल मॉसफेट को हाई साइड पे लगाने से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होते हैं जी? वो ये होता है कि असल में इसकी डिवाइस इक्वेशन जो है वो ये है कि ये स्विच उस वक्त ऑन होता है जब वोल्टेज बिटवीन द गेट एंड सोर्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वोल्टेज ऑफ द थ्रेशोल्ड। तो होता क्या है, ये रहा आपका गेट, ये मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये रहा आपका सोर्स। इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज डिफरेंस है वो थ्रेशोल्ड से बड़ा होना चाहिए, और हमारे केस में थ्रेशोल्ड 4-5 वोल्ट के अराउंड है। तो इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज डिफरेंस है, जब वो इतना ज़्यादा हो जाता है, थ्रेशोल्ड से बढ़ जाता है, तो ये स्विच ऑन होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये सर्किट अगर मैं ऐसे स्विच यहाँ पे लगाऊं तो ये इतना ऊपर है, मींस के ये आपका ग्राउंड है, ये सर्किट का 0 वोल्ट है, ठीक है ना। तो और ये वाली जो साइड है ये 5 वोल्ट के ऊपर है। तो जब मैं अगर गेट को सोर्स से ज़्यादा हाई करना है, आप इमेजिन करें, जब ये लेट से स्विच को ऑन कंसिडर करें, तो यहाँ ये ड्रेन है, ये सोर्स है, सोर्स पे 5 वोल्ट आ गए हैं, ठीक है। अगर मुझे स्विच को ऑन करना है तो मुझे गेट को ग्रेटर देन 5 वोल्ट्स पे लेके जाना पड़ेगा। ये मुश्किल तो नहीं है, हम कोई और एम्पलीफायर लगा के अपने माइक्रो कंट्रोलर से, जो हमने लास्ट टाइम देखी थी,
स्क्वायर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, उसको हम 5 वोल्ट से बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स बढ़ जाएंगे और सर्किट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस वजह से मैं ये काम अवॉइड करना चाह रहा हूँ, और इसी रीज़न की वजह से हम एन चैनल मॉसफेट को यहाँ लगा सकते हैं, हालांकि हम नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके लिए मुझे एक एडिशनल कंपोनेंट, एक एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। VGS की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, ठीक है ना। हमारा थ्रेशोल्ड जो है वो करीब 4 to 5 वोल्ट है। तो अगर मुझे वो करना है तो उसके लिए मुझे फिर गेट को और ज़्यादा हाई वोल्टेज पे लेके जाना पड़ेगा। इस वजह से क्यों मेरे कंपोनेंट ज़्यादा लगेंगे, मुझे एम्पलीफायर बनाना पड़ेगा, और मैं वो नहीं करना चाह रहा। अपने कंपोनेंट्स को कम रखना चाह रहा हूँ और अपने डिज़ाइन को सिंपल रखना चाह रहा हूँ। इस वजह से हम ये यहाँ नहीं लगाएंगे, बल्कि जो मैं यहाँ पे आपको डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ कि हम इस गेट को, इस स्विच को बॉटम पे लगाएंगे, इस जगह, ठीक है, इस जगह लगाएंगे। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, और इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन में लगाएंगे। स्विच वही रहेगा, कोई चीज़ उसकी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। बस ये यूँ करके ठीक, और ये इसका गेट है। हम यहाँ पे इसके ड्रेन रखेंगे और यहाँ पे इसकी सोर्स रखेंगे। सो नाउ इन दिस वे हो क्या गया कि आपका सोर्स ऑलरेडी ग्राउंड से टच कर रहा है, ये ग्राउंड है और सोर्स ऑलरेडी इसको टच कर रहा है, तो सोर्स खुद 0 वोल्ट पर है। VGS नाउ इज सिंपली VGS गेट टू सोर्स। हम लिखते हैं ना नोटेशन में, VGS का मतलब होता है VG माइनस VS। तो VS खुद 0 वोल्ट पर है, तो मैं कह सकता हूँ कि VGS खुद VG के बराबर है। और इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि जो भी वोल्टेज VG पे अप्लाई होगा वो ऑलरेडी 0 वोल्ट के ऊपर ही होगा। तो आर्डिनो भी हमारा इसी ग्राउंड पे रेफरेंस होगा, ठीक है, और हमारा सर्किट भी इसी ग्राउंड पे रेफरेंस है। इस वजह से VG मैं डायरेक्टली आर्डिनो की PWM पिन से कनेक्ट कर सकूँगा और हम इस तरह इसको ड्राइव करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अब इस पॉइंट पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि हम इस सर्किट को डिज़ाइन कैसे करेंगे, डिज़ाइन में क्या इश्यूज़ आएंगे, 1-2 रजिस्टर्स हमें और भी रिक्वायर्ड होंगे, वो मैंने नहीं बताया इस वक्त, लेकिन आगे मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बता दूँगा। थैंक यू वेरी मच।